एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो ना तो डेडिकेशन से लगाओ, पूरा वीडियोस देखो एंड फाइंड करो कि आपने कितना सही करा है। तब जाके बोर्ड लेवल में कुछ अच्छा फोड़ पाओगे और आपका डर खत्म होगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव में अगर आप 45 सही कर देते हो तो समझो तुम्हारा बोर्ड लेवल की तैयारी फिक्स है। एंड नहीं भी आ रहे तो याद भी होगा, एंड इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है तो अच्छे से लगाना। उदय प्रकाश को थानू से कैसा संबंध था? उदय प्रकाश को था ना, जो थानू से संबंध था ना, वो एक दोस्त का था। किसका? दोस्त का था। आपको मन में बोलते जाना है कि आप कितना सही करते हो। राइट मेरे भाई, पहले बोलना है मेरे से। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट आपको जवाब देना है और टिके रहना है लास्ट तक, अगर आपको पता करना है कि आपके कितने कंप्लीट है। उदय प्रकाश को अपने सपने में क्या करने की आदत थी? तो चार को ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं। तो उदय प्रकाश को अपने सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। उदय प्रकाश याद रखना, ठीक है, नाम याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर का। थाने के एसएचओ का क्या नाम था? थाने के एसएचओ का नाम था राघवेंद्र प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, राघवेंद्र प्रसाद सिंह। दो दो बार बोलेंगे क्योंकि चीजें याद होंगी। गणेशवा कौन था? तो गणेशवा एक मोची था। गणेशवा एक मोची था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि उदय प्रकाश जी के पिताजी शहर क्यों गए थे? उदय प्रकाश के पिताजी अदालत में पेशी थी ना, तो उसके लिए कहाँ गए थे? शहर गए थे, याद रखिएगा। सब चैप्टर से मैंने ले रखा है भाई, ठीक है, और भी एक दो वीडियोस आएंगी। उदय प्रकाश के बुरे सपने का सबसे खतरनाक पात्र। तो उदय प्रकाश के सपने का सबसे खतरनाक पात्र हाथी और तिरछे, दो लोगों के सपने देखा करते थे। ठीक है, तो याद रखना उदय प्रकाश जी, ठीक है। अगला 8 नंबर का सवाल है कि किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? किस गांव में? सामतपुर में धतूरे के पौधे मिले थे। सामतपुर, सामतपुर। और 9 नंबर का सवाल है कि उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी के पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेम कुमार सिंह। और 10 नंबर का सवाल है कि पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में प्रवेश कब किए थे? स्टेट बैंक की बात कर रहा है, तो 11 बजे से किए थे। कब? 11 बजे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो 10, उम्मीद करता हूँ कि 10 में अभी तक आपका 8 या 9 सही हो गया होगा, या 10 में 10 सही हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था निवास स्थान, जहां पर बचपन से रहे थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला 12 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं कह रहा है, देखो, पद्मावत, बड़ी संसार, मेघदूतम और मेघनाथ वध। तो इसमें नहीं की बात कर रहा है, तो मेघदूतम नहीं है, सी। और बाकी तीनों उनके द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है 13 नंबर का। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? किस युग के? भारतेंदु युग के। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का। और 14 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास? तो 100 अजान एक सुजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और 15 नंबर का सवाल है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? वाक शक्ति। अगर इंसान में बोलने और सुनने की क्षमता नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, और वाक शक्ति का मतलब ही होता है बोलना और सुनना। 16 नंबर का सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो उसे नंदी पाठ ही कहते हैं। ए नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो अच्छे से याद होना चाहिए, एंड आई होप कि आपको सारे याद होंगे एंड सही हो रहे होंगे। बातचीत के मान किस प्रकार का हो जाता है? मतलब बातचीत से मन, मान नहीं, मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है ना, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसी से बात करते हो तो, ठीक है, शांति मिलती है। और 18 नंबर, रघुवंश क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कब तक? 16 वर्ष तक, 16, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर का। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कही थी? वेन जॉनसन ने कही थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेन ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? असल बातचीत तो 2 लोगों के बीच में मात्र हो सकती है, सही वाली बातचीत, असल वाली बातचीत। अगला, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? मैं बंदूक जो चलाता था ना, जमादार लाना सिंह, उसका नंबर 77 नंबर था, बंदूकों का, राइफल का, ठीक है। अगला सवाल है 22 नंबर का। तेरी कुड़माई हो गई, यह बात किस कहानी का है? मतलब कहाँ से संबंध रखता है? तेरी कुड़माई हो गई मतलब सगाई। उसने कहा था मैं, लाना सिंह लड़की से पूछता है, ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर का। किस पाठ में यह उक्ति आई है? भाई, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है।
तो यह बात किस चैप्टर में कही गई है, उसने कहा था। दूसरा चैप्टर है ना आपका बे, मतलब ए नंबर का ऑप्शन सही है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें आई है। 24 नंबर, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। ये तीनों है, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, ठीक है, और देवनाम और कठुआ पुराणी हिंदी, सब उन्हीं के द्वारा है, मवेशी कोटी, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है आपको। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था, किन विषयों पर? तो ये देखो, इस पे भी करा था, इस पे भी करा था, मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल सही होगा, सभी पे करा था, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार और अच्छे से देख लो, प्राचार्य विद्या, पुरातत्व, ठीक है, और एक और क्या है मेरे भाई, सामाजिक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 26 नंबर का सवाल करते हैं, ठीक है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया था, 26 नंबर का सवाल है। तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो पहला ही होगा समालोचन काशी नगरी प्रचार पत्रिका का। और अगला 27 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक चरित्र प्रधान कहानी है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 28 नंबर का सवाल है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो उसकी विशेषता दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध के बारे में बताया गया है और प्रेम के बलिदान के बारे में भी बताया गया है, तो चैप्टर में सभी के बारे में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 29 नंबर का सवाल है कि गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। तो प्रमुख कहानियों के नाम जो थे ना गुलेरी जी के, वो थे सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा था, मतलब सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही है। तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एंड हम लोग 30वां नंबर कर रहे हैं। उसने कहा था कहानी का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखना 1915 जून को, ठीक है, जून महीना था और ईस्वी थी 1915। अगला सवाल है 31 नंबर का, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक है, क्या है मेरे भाई, आपको बताना है, तो अच्छे से। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, याद रहेगा ना। ऑप्शन कौन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यह एक भाषण है। अगला सवाल 32 नंबर का, इस पाठ के रचनाकार कौन है। इस पाठ के रचनाकार कौन है, इस पाठ का, सॉरी यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है, तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर तुम्हारा होना चाहिए था संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। और अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी, तो भारत की जनता इन्हें लोकनायक के नाम से जानती थी, यानी लोगों का हीरो, लोगों का मसीहा, लोकनायक। और जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, डेट बताना है, 11 अक्टूबर 1902 में, 11 अक्टूबर 1902 में। और 35 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश की पत्नी का क्या नाम था, तो जयप्रकाश की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रभावती देवी। 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब, तो कब कह रहा है, तो दी गई थी 1998 में, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। जयप्रकाश नारायण को याद रखना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम पूछ रहे हैं, तो बचपन का नाम था किट्टू, क्या नाम था, किट्टू नाम था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर गलत है, बाउल होगा, ठीक है, तो बाउल नाम था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है, बाउल। कंफ्यूजन में मत रहना आप भी। जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, देश का भविष्य जो है किसके हाथों में है, आपको बताना है। तो 38 नंबर का सवाल, तो किसके हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, बी नंबर का ऑप्शन सही है, नई पीढ़ी। और अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हो गई थी, ए नंबर का ऑप्शन राइट है। 40 नंबर का, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, तो ए ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, सी नंबर का ऑप्शन सही है। लगभग 40 हम लोगों ने कर ही दिया है, इतने में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बता देना। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर तो निबंध है, ए अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर को किसने लिखा था, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अर्धनारीश्वर को, आधा नारी आधा पुरुष, ठीक है, अच्छे से याद रखना। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, किस जिले में, तो बेगूसराय में हुआ था, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बेगूसराय। 44 नंबर, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है, तो नारी और पुरुष दोनों का, अभी हमने बताया कि अर्धनारीश्वर का मतलब ही होता है नारी और पुरुष। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, दिनकर जी की, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग, तो आपको बताना है, तो प्रणभंग थी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर का कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है, यानी मिला हुआ दोनों का आधा आधा, तब बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला 47 नंबर का, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हो गया था, अच्छे से याद रखना है, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
और 48 नंबर का सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी? तो यह हुई थी छात्र सहोदर में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, छात्र सहोदर। और अगला सवाल है तुम्हारा 39 नंबर का कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वार्ता, स्मृति की रेखाएं और कविता के नए प्रतिमान। तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला 50 नंबर का सवाल है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की। सी नंबर का ऑप्शन राइट है। आई होप कि आपने 45 सही करा होगा इतना में। तो ग्रामर का भी आएगा एंड बहुत सारी चीज़ें बता रखा है यार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।